जैसा कि अभी आपने देखा गाइस, पोक अभी के टाइम जल रहा है। देखिए पोक की स्थिति कैसे खराब होती है, पोक कैसे इंडिया से अलग होता है और कांग्रेस ने कैसे इसको अलग करने में मदद करी है। और कांग्रेस के पास 3 ऐसे मौके आए थे कि कांग्रेस इसको इंडिया का हिस्सा बना सकती थी, बट कांग्रेस ने नहीं बनाया। गाइस आज इस वक्त जो पोक है वो जल रहा है क्योंकि वहां के जो लोग हैं भूखमरी, महंगाई और पानी तक के लिए तरस रहे हैं। ये पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं, आने की लाइन पे भाग रही है। और वहां पे कई सारे संसाधन है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती क्या संसाधन का उपयोग करती है, बट वहां के लोगों को कुछ भी नहीं देती है। वहां के लोग आटे तक की सब्सिडी के लिए मांग कर रहे हैं। सोचिए आटा तक कितना महंगा हो चुका है। वही उसके साइड में जो कश्मीर है वो अच्छी खासी मतलब जो ग्रोथ है वो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। वहाँ जितना मोदी सरकार ने कश्मीर को बजट दिया, 1 साल का $14.5 बिलियन, पूरे पाकिस्तान के पास 2 बिलियन ही। उसको देखते हुए जो पोक है वो उम्मीद कर रहा है कि आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट भी उनके स्टैंड में कुछ करे। बट फिलहाल देखा जाए तो क्या मुद्दा है, क्या हो रहा है वहां पे, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोक बनता कैसे है। यानी कि पोक 1947 में जब हमारा इंडिया कई सारी रियासतों को मिलाकर बना था, उस टाइम पे पोक एक अलग रियासत थी जो कि स्वतंत्र रहना पसंद कर रही थी। यानी कि पोक ने ना पाकिस्तान में गई और ना ही इंडिया में आई। उस टाइम वहां के राजा थे महाराजा हरि सिंह, जो कि एक हिंदू शासक थे, और उन्होंने उस टाइम पे अपनी रियासत को ना पाकिस्तान में मिलाया ना ही इंडिया में मिलाया। यानी कि अपने आप को स्वतंत्र रखने का उन्होंने काम किया। पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया जिसका नाम स्टैलिड एग्रीमेंट था, जिसके थ्रू न पाकिस्तान पे वो हमला करेंगे ना ही पाकिस्तान उस पे हमला करेगा। बट इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान कुछ टाइम बाद तोड़ देता है। पाकिस्तान के जनरल और जो सैनिक थे उन्होंने इस कश्मीर को हड़पने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है गुलमोर। उस गुलमोर ऑपरेशन के थ्रू गाइस ये जो पोक है यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जो सेना है वो पाकिस्तान उतारता है, जो कि बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाती है, बहुत ही ज्यादा लोगों की हत्या करती है। इससे परेशान होकर जो हरि सिंह राजा थे ये इंडिया से हेल्प मांगते हैं। और ये दिन होता है 22 अक्टूबर 1947 का। और ये जो लोग गाइस सेना की वर्दी पहन के घुसते हैं, चाहे सैनिक होते हैं, ये वहां पे बहुत ज्यादा लूटपाट, वहां पे हिंसक घटनाएं करते हैं। उस टाइम पे गाइस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस टाइम पे। तो गाइस उन्होंने क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब उनके अकॉर्डिंग भारत अपनी जो भी जमीन है वहीं पे मतलब हेल्प कर सकता था। ये भारत के अधिकृत एरिया से बाहर था। तो यहाँ पे मदद करने के लिए वल्लभ भाई पटेल और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये महाराजा हरि सिंह थे इनको बोला कि हम आपकी मदद तब कर सकते हैं जब आप हमारा मतलब हमारे में विलय हो जाओ। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह एक ऐतिहासिक फैसला लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस इसके अकॉर्डिंग गाइस जो क्या करते हैं कि जो पोक है उसको भी भारत में ही मिलाने को लेकर हस्ताक्षर कर देते हैं। यानी कि 26 अक्टूबर 1947 तक पोक भारत का हिस्सा था। यानी कि पोक भारत का हिस्सा था, यहाँ पे समझिए। बट इसके बाद क्या होता है गाइस, 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना के जो जवान है हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच के बहादुरी से पूरे श्रीनगर और पूरे पोक से इन लोगों को भगा देते हैं, बिल्कुल इनको खदेड़ देते हैं। अब देखिए युद्ध के दौरान भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में उठाना चाह रहा था। जवाहरलाल नेहरू ये क्या करते हैं, 1 जनवरी 1949 को आधी रात दोनों देशों के बीच एक औपचारिक युद्ध विराम होता है। उस युद्ध विराम के तहत देखो क्या क्या होता है, आप समझो। युद्ध विराम तो चलो किया गया क्योंकि इंडियन सैनिकों ने उनको इस तरीके से खदेड़ा, जवाब दिया कि वो पीछे हटने पे मजबूर हो गए, वरना पाकिस्तान अगर जीतता होता तो पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि इंडियन आर्मी अच्छे से जवाब देती है और उनको पीछे हटने पर मजबूर करती है। हमारी जीत होती है, जीत के बावजूद क्या होता है, युद्ध विराम होता है। और युद्ध विराम अगर हम चाहते तो पूरा पोक हम ले सकते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन खींची जाती है एलओसी कंट्रोल, जिसको मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको एलओसी बोला जाता है। अब यहाँ पे युद्ध विराम जब होता है उसी समय पर जो जहाँ पे था उसको वहीं पे रहने देता। मान के चलो कि पाकिस्तान कश्मीर तक आ गया, कश्मीर पे कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान की एलओसी वहीं पे खिंच जाएगी। यानी कि पाकिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का ही रह जाएगा। सोचिए जबकि एग्रीमेंट हुआ था कब, 26 अक्टूबर 1947 को कि पोक हमारा है और जो महाराजा हरि सिंह थे वो हमसे विलय करके गए थे। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू करते क्या है, वो इसको वापस नहीं लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो और आगे क्या होता है, तो इस सीज फायर के कारण जम्मू कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा
पाकिस्तान में अवैध कब्जे में चला जाता है। सोचो गाइस, अवैध कब्जे में चला जाता है एक छोटी सी गलती की वजह से। उस टाइम अगर चाहते पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इनको बोल सकते थे कि जो पूरा पोक है वो तुम्हें खाली करना पड़ेगा, तभी हम रुकेंगे। बट ये नहीं करते, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है भाई, ये तो बहुत सारी चीजें पहले भी दान में दे चुके हैं, गिफ्ट में दे चुके हैं, क्योंकि ये देश इनके बाप दादाओं का है। और जो इनके चमचे भी घूमते हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी भाई जैसा कि भी मैंने कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में देखा कि देश के 7 टुकड़े हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी चीजें देख के गुस्सा आता है। जहां पे अभी के टाइम मोदी जी इसको लेने की बात करते हैं, वहीं पे कांग्रेस सरकार को 3 बड़े मौके मिले थे इसको लेने के, बट कांग्रेस सरकार ने नहीं लिया। 1947 या 48 के आसपास नेहरू का संयुक्त राष्ट्र यूएन जाना, जहां पे उनके पास एक मौका था। यानी कि 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ते हुए भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ रही थी। तब पाकिस्तानी सेना के हौसले, मतलब जो हमारी भारतीय सेना थी उसके हौसले बुलंद थे। सेना कमांडरों का मानना था कि अगर उन्हें थोड़ी सी और छूट दी जाती, थोड़ा सा और उनको समय दिया जाता, तो वे गाइस पाकिस्तान के अंदर घुसकर पोक को अपना इंडिया में मिला लेते। तो यहाँ पे उनको नहीं घुसने दिया, यानी कि उनको वहीं पे रोक दिया गया। दूसरा मौका, ये मौका गाइस क्यों छूटा, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। जहां भारतीय सेना खड़ी थी वहीं पे सीज फायर की रेखा खींच दी गई। तो इस तरीके से जो पोक है वो हमसे अलग हुआ था, इस तरीके से पोक बना था। अब यहाँ पे आप समझिए 1965 का युद्ध हुआ, जिसमें 1965 का युद्ध जिसमें हाजी पीर दरगाह को वापस लौटाना। देखिए 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्भ साहस दिखाते हुए पोक के भीतर स्थित बेहद रणनीतिक हाजी पीर दर्रे पर तिरंगा फहरा दिया था। और ये इलाका रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे पोक नियंत्रण बेहद आसान हो चुका था, यानी कि अगर चाहते तो यहाँ से भी पोक ले सकते थे। ये मौका क्यों छूटा, तो युद्ध के बाद सोवियत संघ यानी कि रूस की मध्यस्थता के और ताशकंद समझौते के तहत देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव के चलते भारत सरकार ने मेज यहाँ पे बातचीत की मेज पर जीती हुई जमीन और हाजी पीर के दर्रे को पाकिस्तान को वापस से लौटा दिया। यानी कि जो जीता था वो भी वापस दे दिया, खुद का लेना तो छोड़िए। इस तरीके से यहाँ पे ये दूसरा मौका भी गया। तीसरा मौका आता है 1971 का युद्ध, यानी कि शिमला समझौता। देखिएगा इस युद्ध में भारतीय सेना ने बहुत ही तगड़े तरीके से इनको धूल चटाई थी, जहां पे 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बनाया था। धूल चटाई थी 93,000 सैनिकों को। यह मौका एक ऐसा मौका था जो कि इतिहास का सबसे बड़ा मौका कहा जाता है। बट इस मौके को भी कैसे इस कांग्रेसी मूर्खों ने जाने दिया, मैं आपको बताता हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिसने देखो इस युद्ध में हुआ क्या, हमें कुछ नहीं मिला। जो बांग्लादेश उसको आजाद बांग्लादेश मिल गया, बट हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। 93,000 जो सैनिक बनाए थे उनको भी गिफ्ट दे दिया, और हमारे कई सारे जो जीते सैनिक थे वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे, उनको तक हम आजाद नहीं करा पाए थे इस युद्ध के अंदर। अब सोचेगा इस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच बातचीत हुई। भुट्टो ने मौखिक रूप से वादा किया कि वे धीरे धीरे एलओसी को स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लेंगे। भारत ने उदारता दिखाते हुए बिना किसी लिखित ठोस गारंटी के उन पर विश्वास कर लिया। बट बाद में देखा जाए तो पाकिस्तान के सभी 93,000 सैनिकों और जीती हुई पश्चिमी जमीन को भी हमने वापस कर दिया, और अपने मौखिक वादे से जो ये भुट्टो ये मुकर गया भाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये गलतियां करी है। अब मैं फिलहाल अगर अभी की बात करूँ ना गाइस, तो ये पोक आग के हवाले क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग अभी के टाइम अपनी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। उनको रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। रोटी पे भी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी नहीं दे रही है, सब्सिडी के लिए तरस रहे रोटी पे लिए। देखिए भ्रष्ट नीतियां, महंगी बिजली, यानी कि पीओके में मंगला और नीलम जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती है, जिससे भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जाती है वहां पे, बट वहां के लोगों को बिजली नहीं दी जाती है। और जॉइंट आगामी एक्शन ये कमेटी, यानी कि वहां पे एक, जैसा कि इंडिया में मान के चलो कि अगर अभी हम आवाज उठाएं किसी भी चीज के लिए, तो हम एक अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का नाम रखते हैं। वहां पे ये जो आवाज उठा रहे हैं, इस ग्रुप का नाम है JAAC, यानी कि इस ग्रुप को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आतंकवादी ग्रुप घोषित कर रखा है। यानी कि जो आवाज उठा रहा है उसको आतंकवादी ग्रुप बना रखा है। अब यहाँ पे देखा जाए 6-7 को क्या होता है, ये आवाज उठाते हैं 7 जून को जब इलेक्शन होते हैं, क्योंकि पुराने वादे होते हैं कि हाँ हम पोक में जो लोग रहते हैं उनको सस्ती बिजली, आटा सब देंगे, सब्सिडी भी देंगे। बट होता क्या है, ये नहीं देते, वादों से मुकरते हैं। तो यहीं पे ट्विस्ट आता है, यहीं पे ये जो एक संगठन बनता है ये आवाज उठाता है, और यहाँ पे आवाज उठाते उठाते 9 जून तक इतना भयावह रूप ले लेता है कि जो ये संगठन है गाइस, जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, जिसके कई सारे बड़े नेताओं को पाकिस्तानी गवर्नमेंट जेल में डाल देती है।
तब से ये जो विद्रोह का रूप ले लेता है। अब जनता पर अहिंसा के भी चीजें आ रही, जहाँ पे गोलाबारी भी कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी प्रदर्शनकारी जो है उनके ऊपर बंदूक के तक का इस्तेमाल किया गया। सोचिएगा, देखिए इंटरनेट संचार सेवाएं भी वहां पे बंद की गई, क्योंकि वहां के जो गवर्नमेंट नहीं चाहते कि भाई ये सारी चीजें बाहर के लोग देखें और उन पे क्वेश्चन खड़े करें। तो भारी जन आंदोलन के दबाने के लिए पूरे क्षेत्र में कई इंटरनेट टेलीकॉम सेवाएं बंद कर दी गई है। पर्यटकों को देश छोड़ने की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए विरोध प्रदर्शन शुरू होने के मुख्य कारण क्या थे। तो देखिए सरकार द्वारा वादे तोड़ना, यानी कि इससे पहले मई 2024 को सितंबर अक्टूबर में 2025 में इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन होते हैं। तब पाकिस्तानी हुकूमत ने गेहूं के आटे और बिजली पर स्थायी सब्सिडी देने और संसाधनों का सही तरीके से वितरण करने पर समझौते किए थे। और यहाँ पे सरकार द्वारा 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ पे लोग भाई क्या करेंगे, भूखे मरते मरते कुछ तो करेंगे ना, या तो भूख से मर रहा है या गोली से मर रहा है। तो लोगों ने गोली से मरना उचित समझा। यहाँ पे बिजली और आटे की भारी कीमतें हैं गाइस। देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलती है, बट इसके बावजूद स्थानीय निवासियों को बिजली तक नसीब नहीं हो रही है। तो उन्हें बिजली और यहाँ पे खाना, ये सारी चीजें नॉर्मल सुविधा चाहिए, बट वहाँ के लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नहीं दे पा रही है। बड़े संसाधित क्षेत्र है यहाँ पे, जहाँ पे कई सारे संसाधन है, कई सारी यहाँ पे चीजें हैं, बट यहाँ के लोगों को सुविधा के नाम पे मिल रही है गोली। देखिए भारतीय विदेश मंत्रालय को लेकर भी पुलिस बर्बरता, मानवता अधिकार उल्लंघन को लेकर भारत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान निर्दोष नागरिकों पर जो गोलियां चलाई गई है सुरक्षा बलों के द्वारा, उसकी निंदा करी है और इसको मानवाधिकार के खिलाफ बताया है। अब दमनकारी नीतियों का भी स्वाभाविक परिणाम, यानी कि भारत ने स्पष्ट कहा कि पोक में अशांति पाकिस्तान की दशकों पुरानी जो यहाँ पे दमनकारी सोच है और संसाधनों की जो प्रणालीगत लूट है, इसके पीछे का ये एक आज जो ये नतीजा है वो देखने को मिल रहा है। बिना युद्ध के वापस लेने की रणनीति भी है गाइस पोक को। बट अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। देखो मैंने बोला क्या पोक गवर्नमेंट वापस लेगी, तो यहाँ पे आप समझिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि भारत को पोक वापस लेने के लिए किसी सैन्य बल या आक्रमण की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोक अपने आप वापस आ जाएगा। कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा है कि भारत के जम्मू कश्मीर में हो रहे चौतरफा विकास और शांति को देखकर पोक के लोग खुद ब खुद शामिल होने की मांग करेंगे और विद्रोह करेंगे, और वही हो रहा है अभी के टाइम। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय का भी कड़ा स्टैंड रहा है, जहां पे हमारे एस जयशंकर ने वैश्विक मंचों पर कई बार बोला है कि पीओके कानूनी रूप से भारत का एक हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने चोरी छिपके कब्जा कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम घेराबंदी कर रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कैसे कर रही है, तो हालिया हिंसा जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलाबारी और बड़ी पैमाने पर लोगों की मौत की भी खबर आई है, जहां पे गोली से लगने से लोगों की मौत हुई, जो कि आम सिविलियंस थे। देखिए भारतीय विदेश मंत्रालय के जो यहाँ पे प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने गाइस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे पाकिस्तान को वहाँ पाकिस्तान में जो चीजें हो रही है, मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, वहां पे बर्बरता के जवाबदेही ठहराई, यानी कि पाकिस्तान से जवाब मांगे। तो गाइस ये था पूरा मैटर। अब सोचिए हमारे पास 3 बड़े मौके थे, क्या हमने पोक को वापस लेने की कोशिश करी? कोशिश भी नहीं करी। छोड़ो तो छोड़ो, कोशिश तो छोड़ो, जो हमारे पास था, हमने जो युद्ध में लिया था इनको कब्जा करके, वो भी हमने इनको वापस से गिफ्ट के तौर पे दे दिया। तो ये था कांग्रेस का काला राज्य, जहां पे कांग्रेस कैसे राज कर रही थी, कैसे कांग्रेस इंडियन जो हमारी सुरक्षा थी एंड जो हमारी सीमाएं थी उनसे कैसे खेलती थी। ये था गाइस कि फिलहाल मोदी जी को ही लोग आतंकवादी कह रहे हैं। हाल ही में आपको पता है कि जो कांग्रेस के यहाँ पे बड़े नेता है खड़गे साहब, उन्होंने गाइस प्रधानमंत्री मोदी को ही आतंकवादी बोल दिया था। तो आतंकवादी है कौन, मुझे ये बताओ। जो देश को कमजोर करता है वो आतंकवादी है, या जो देश को जोड़ता है, देश को विस्तार करने की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है, वो आतंकवादी है? क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइएगा जरूर। सो यही है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि पोक को तो हम लेके रहेंगे। अब देखते हैं पोक कब हमारे इंडिया में का हिस्सा बनता है। क्या आपकी नजर में ये सही हिस्सा है? क्योंकि अभी पोक खुद वहां पे विद्रोह चल रहा है, खुद पोक आपकी लपटों में है। क्या इंडियन गवर्नमेंट के लिए बेस्ट मौका है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर